तो मुगल साम्राज्य, जब हम ये नाम सुनते हैं तो क्या ख्याल आता है? शान शौकत, ताजमहल, एक सुनहरा दौर, है ना? पर आज हम एक ऐसे सोर्स पर नजर डालेंगे जो एक बिल्कुल अलग कहानी बताता है। ये कहानी भव्यता की नहीं, बल्कि एक विवादास्पद आर्थिक नजरिए की है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये सोर्स क्या कहता है। हाँ, तो अक्सर मुगल काल को एक गोल्डन एज की तरह देखा जाता है। धन, समृद्धि, कला, सब कुछ। पर सवाल ये है कि क्या ये पूरी सच्चाई है? आज हम जिस सोर्स को देख रहे हैं वो इस सोच को सीधी चुनौती देता है। वो एक ऐसी तस्वीर पेश करता है जो शायद कई लोगों ने नहीं देखी होगी। अच्छा, एक आम धारणा है ना कि भारत से पैसों का बाहर जाना यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ वो अंग्रेजों के साथ शुरू हुआ। पर ये सोर्स कहता है नहीं, रुकिए, इसके मुताबिक ये कहानी बहुत बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। इस सोर्स का तर्क ये है कि धन की ये निकासी असल में इस्लामी आक्रमणकारियों के साथ ही शुरू हो गई थी। सदियों तक यहाँ से पैसा और गुलाम दोनों मध्य एशिया और मिडिल ईस्ट में उनके अपने वतन भेजे जाते रहे। तो मतलब ये एक ऐसा सिलसिला था जो मुगलों के आने से काफी पहले से चल रहा था। अब यहाँ एक मजेदार बात है, मुगलों ने खिलाफत से तो खुद को आज़ाद घोषित कर दिया था, लेकिन ये सोच दावा करता है कि इससे कुछ खास बदला नहीं। भारत से बाहर की तरफ पैसों का जो बहाव था वो रुका नहीं। हाँ, शायद तरीके बदल गए, शक्ल बदल गई, पर जो बुनियादी आर्थिक पैटर्न था वो वैसा का वैसा ही रहा। तो सवाल उठता है कि ये पैसा आखिर देश से बाहर जा कैसे रहा था? चलिए देखते हैं, ये सोर्स हमें कुछ बहुत ही ठोस उदाहरण देता है। तो शुरुआत करते हैं पहले मुगल सम्राट बाबर से ही। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में खुद लिखा है। भारत में जीत के बाद उसने कैसे बेशुमार तोहफे बांटे, इसका पूरा ब्यौरा दिया है। और ये सारे कीमती तोहफे जा कहाँ रहे थे? सोर्स के मुताबिक लगभग सब कुछ भारत के बाहर, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान में उनके परिवार को, समरकंद और मक्का मदीना में पीर फकीरों को, और तो और काबुल के हर एक बाशिंदे को, चाहे वो मर्द हो, औरत हो या बच्चा। और ये सब पैसा कहाँ से आया? भारत के खजाने से। पैसा बाहर भेजने का एक और बड़ा जरिया था सरकारी खर्चे पर होने वाली हज यात्राएं। इस सोर्स के हिसाब से सम्राट अकबर ने सिर्फ एक साल में मक्का के लिए 6 लाख रुपए भेजे थे। जरा सोचिए, उस जमाने में ये कितनी ज्यादा बड़ी रकम रही होगी। अब इस रकम का अंदाजा लगाने के लिए चलिए इसकी तुलना करते हैं उस जमाने में एक नाई की महीने की कमाई सिर्फ 50 पैसे होती थी। कहाँ 6 लाख रुपए और कहाँ 50 पैसे। इससे साफ पता चलता है कि ये रकम एक आम इंसान की सोच से भी कितनी ज्यादा थी। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अकबर के समय हुआ, ये सिलसिला आगे भी चलता रहा। सम्राट औरंगजेब के बारे में सोर्स बताता है कि इसने भी सिर्फ 7 सालों में पारस, बुखारा और इराक जैसे मुस्लिम इलाकों से आए दूतावासों और वहां के शासकों को तोहफों पर लाखों रुपए लुटा दिए। ये सोर्स इन अभियानों को भिक्षा अभियान तक कहता है। तो ये जो पैसा लगातार बाहर जा रहा था, ये हमें इस सोर्स के सबसे अहम तर्क पर ले आता है। एक ऐसे भारत की तस्वीर जो 2 बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था। एक तरफ थे आलीशान महलों में रहने वाले शासक और दूसरी तरफ थी एक तड़पती हुई गरीब जनता। इस खाई को, इस कॉन्ट्रास्ट को दिखाने के लिए ये सोर्स उस वक्त भारत आए एक फ्रेंच ट्रैवलर फ्रांसवा बर्नियर का जिक्र करता है। बर्नियर ने क्या लिखा? उसने लिखा कि ये दुनिया का सबसे अमीर साम्राज्य तो था, पर यहीं दुनिया के सबसे गरीब लोग भी रहते थे। और इसका एक बहुत ही भयानक उदाहरण है 1630-32 का अकाल। एक ऐसा अकाल जिसमें अंदाजा है कि करीब 74 लाख लोग मारे गए थे। सोर्स इस तबाही को सीधे सीधे सम्राट शाहजहां की फौजी कार्रवाइयों से जोड़ता है, जहां उनकी सेना सब कुछ जला दो, तबाह कर दो वाली नीति पर काम करती थी, जिससे फसलें और गांव के गांव बर्बाद हो जाते थे। और ये टेबल देखिए, ये उस वक्त की प्राथमिकताओं के बारे में बहुत कुछ बताता है। एक तरफ 74 लाख लोग अकाल से मर रहे थे और उनके लिए राहत के तौर पर सिर्फ 1 लाख रुपए दिए गए। वहीं दूसरी तरफ शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल को 50 लाख और बेटी जहां आरा को 20 लाख के निजी तोहफे दिए। और मशहूर मयूर सिंहासन, उसकी कीमत का अंदाजा तो 3 करोड़ रुपए था। ये आंकड़े खुद अपनी कहानी कहते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये पूरा सिस्टम टिका कैसे हुआ था, ये चल कैसे रहा था? इस सोर्स के मुताबिक इसका जवाब मुगल अर्थव्यवस्था के शिकारी यानी प्रेडेटरी नेचर में छिपा है। ये सोर्स मुगल राज को एक पैरासिटिक यानी परजीवी सिस्टम बताता है।
मतलब एक ऐसा सिस्टम जो खुद कुछ पैदा नहीं करता, बस दूसरों पर जीता है। इसका तर्क है कि राज का सारा ध्यान पैसा जमा करने पर था, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने पर नहीं। और इस सिस्टम को सहारा कौन दे रहा था? एक बहुत बड़ी फौज, आलीशान दरबार और हरम, जो खुद कुछ उत्पादन नहीं करते थे, बस खजाने पर बोझ थे। और इस शिकारी सिस्टम का सबसे बड़ा हथियार था किसानों पर लगाया गया भारी भरकम टैक्स। सोर्स दावा करता है कि मुगल शासक किसानों की पैदावार का 30 से 50% तक टैक्स में ले लेते थे। इसकी तुलना अगर पहले के हिंदू राजाओं से करें तो वो सिर्फ 16% के आसपास लेते थे। फर्क साफ है। अब ये देखिए, ये दिखाता है कि दौलत चंद हाथों में कैसे सिमटी हुई थी। सोर्स के मुताबिक सिर्फ 665 लोग, जी हाँ, सिर्फ 665 शहजादे और अफसर पूरे साम्राज्य की कमाई का 62% हिस्सा कंट्रोल करते थे। सोचिए, बस मुट्ठी भर लोग और देश की आधी से ज्यादा दौलत उनके पास। तो इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि देश की अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ थी, यानी खेती, उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। सिंचाई जैसी जरूरी चीजों पर कोई खास पैसा खर्च नहीं हुआ, और सोर्स के शब्दों में कहें तो असहनीय जुल्मों की वजह से किसान अपनी जमीनें छोड़कर भागने लगे। और ये सब हमें इस सोर्स के आखिरी और शायद सबसे ज्यादा विवादास्पद तर्क पर ले आता है। सवाल ये है कि मुगलों का जो रूलिंग क्लास था, वो इस देश से, भारत की जमीन से असल में कितना जुड़ा हुआ था। इस सोर्स के मुताबिक मुगल दरबार हमेशा एक बाहरी पहचान बनाए रहा। देखिए, दरबार में फारसी बोली जाती थी, जो यहाँ की भाषा नहीं थी। हरम में तुर्की भाषा चलती थी, और तो और मध्य एशिया से आए नए लोगों को भारत में पैदा हुए अफसरों से ज्यादा तवज्जो दी जाती थी। यहाँ तक कि जो भारतीय मुसलमान बन गए थे, उन्हें भी हिकारत की नज़र से देखा जाता था। इस पूरी सोच को बाबर के ही एक बड़े कमांडर का लिखा ये दोहा खूब बयान करता है। जब वो दिल्ली छोड़कर अपने वतन वापस जा रहा था तो उसने लिखा, यदि मैं सिंधु को सुरक्षित पार कर जाऊं तो हिंद की इच्छा करने से पहले अपना मुंह काला कर लूं। सोर्स के मुताबिक ये दिखाता है कि उस रूलिंग क्लास के कई लोगों के लिए भारत घर नहीं था, बल्कि सिर्फ लूटने और शोषण करने की एक जगह थी। तो आखिर में ये सोर्स हमें एक बहुत मजबूत काउंटर नैरेटिव के साथ छोड़ जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास की सिर्फ एक कहानी नहीं होती, अलग अलग नजरिए होते हैं। एक अकेला सोर्स, खास तौर पर जब वो आर्थिक लेंस से देखता है, तो एक पूरे दौर के बारे में हमारी समझ को कैसे पूरी तरह बदल सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।